नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला भूगोल विषय के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 जो कि 20 मई 2016 को संपन्न हुई थी कि भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रकार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी कुल संख्या 50 होती है। दूसरे प्रकार के अंतर्गत विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी कुल संख्या 100 होती है। इस प्रकार से संपूर्ण परीक्षा कुल 150 प्रश्नों की आयोजित की जाती है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने पिछले वीडियो के माध्यम से देखा था। आज आप भूगोल विषय से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आपने पिछले वीडियो को ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। तो देखते हैं भूगोल विषय के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में डस्ट क्लाउड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में धूलि परिकल्पना का प्रतिपादन ऑटो स्मिड महोदय ने किया था। तो यहाँ पर धूलि परिकल्पना की बात हुई है तो पृथ्वी एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को भी हमको देख लेना चाहिए। तो गैसीय परिकल्पना का प्रतिपादन कांट महोदय ने किया था। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन लाप्लास महोदय ने। ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन चैम्बरलिन एवं मोल्टन महोदय ने। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन्स एवं जेफरीज महोदय ने। द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन रसेल महोदय ने। सुपरनोवा परिकल्पना का प्रतिपादन हायल एवं लिटन महोदय ने। अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन ऑटो स्मिड महोदय ने तथा अंतर तारक मेघ परिकल्पना, इसको विद्युत चुंबकीय परिकल्पना भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन अल्फ्वेन महोदय ने किया था। तो अंतर तारक धूलि परिकल्पना तथा अंतर तारक मेघ परिकल्पना में आप अंतर स्पष्टता से याद रखिएगा। परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन रासजन महोदय ने। बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन एम ड्रोबीस्वेस्की महोदय ने। सेफील्ड परिकल्पना का प्रतिपादन एसी बनर्जी महोदय ने तथा निहारिका मेघ परिकल्पना का प्रतिपादन वान वाइससेकर महोदय ने किया था। तो निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन तो लाप्लास महोदय ने किया था, किंतु निहारिका मेघ परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? क्यूपर महोदय ने किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाविस्फोटक सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक नवीनतम एवं सर्वमान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेर महोदय ने किया था, किंतु 1967 में रॉबर्ट बोगोनर महोदय ने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन ऑटो स्मिड महोदय ने, किंतु अंतर तारक मेघ परिकल्पना का प्रतिपादन अल्फ्वेन महोदय ने किया था। इसी तरह से निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन लाप्लास महोदय ने एवं निहारिका मेघ परिकल्पना का प्रतिपादन वान वाइससेकर महोदय ने किया था। ठंडी निहारिका परिकल्पना की यदि मैं बात करूं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। ठंडी निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कांट महोदय द्वारा किया गया था। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उसमें लाप्लास नहीं था, किंतु जॉर्ज लेमेंतेर ऑप्शन में दिया गया था, तो आपको जॉर्ज लेमेंतेर में ही टिक करना था। यदि दोनों एक साथ आते हैं और पूछा जाता है कि महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर आप जॉर्ज लेमेंतेर देंगे। यदि लेमेंतेर ऑप्शन में नहीं होता है तो रॉबर्ट बोगोनर में आपको आंसर देना होगा। अगला प्रश्न है, बृहस्पति के कितने प्रमाणिक उपग्रह हैं? तो तत्कालीन समय के आधार पर इसका आंसर 63 है, और यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 67 है, जबकि शनि के उपग्रहों की संख्या बढ़ करके 82 हो गई है।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह वर्तमान समय में बृहस्पति है। तो दोस्तों अभी तक जब प्रश्न पूछा जाता था कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तब आप इसका आंसर बड़े प्यार से बृहस्पति दिया करते थे, किंतु आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह वर्तमान समय में बृहस्पति नहीं है, बल्कि कौन है, शनि है। शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है, जबकि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 67 है। और छल्लेदार उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो छल्ले शनि ग्रह में पाए जाते हैं और छल्लेदार ग्रह शनि को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन टीसी चैम्बरलिन एवं मोल्टन महोदय ने किया था। एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाया करता है। कथन ये है कि तुम मुझे पदार्थ दो और मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखलाऊंगा। तो इस कथन का प्रतिपादन कांट महोदय द्वारा किया गया था। कांट जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। फ्यूम रोल एक प्रकार का ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कायांतरित चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो स्लेट कायांतरित चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है और सिल से कायांतरित होकर के स्लेट का निर्माण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट का कायांतरित रूप है। यही जो है आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर का ही कायांतरित रूप है, न कि बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट का कायांतरित रूप है। बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसका कायांतरण क्वार्टजाइट में हो जाता है। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग दरार पृथ्वी के भीतर कितनी गहराई पर पाई जाती है? तो गुटेनबर्ग दरार पृथ्वी के भीतर 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण असंबद्धताओं की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पृथ्वी को आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। इसको ऊपरी भाग को कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहते हैं इसको? क्रस्ट। और इसको कहते हैं मेंटल, और सबसे निचली परत को कोर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है इन 3 परतों के बीच में कौन कौन सी असंबद्धताएं पाई जाती हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच में, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है इसको कहा जाता है कोनराड असंबद्धता। क्या कहते हैं? कोनराड असंबद्धता। यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, मैं शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और क्रस्ट एवं मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है इसको कहा जाता है मोहो असंबद्धता। क्या कहा जाता है? मोहो असंबद्धता। इसी तरह से ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है इसको कहा जाता है रेपेटी असंबद्धता। क्या कहते हैं इसको? रेपेटी असंबद्धता। तथा मेंटल एवं कोर के बीच में पाई जाने वाली असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसी तरह से ऊपरी कोर एवं निचले कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है इसको लेहमान असंबद्धता कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्रस्ट मेंटल कोर आपको मालूम ही है। अब आप सीरियल से इनको याद कर लीजिए। कोमो रेगुले असंबद्धताएं। क्या है? कोमो रेगुले असंबद्धताएं। तो यहाँ पर पहले कोनराड असंबद्धता, फिर मोहो असंबद्धता, फिर रेपेटी असंबद्धता, फिर गुटेनबर्ग असंबद्धता और फिर लेहमान असंबद्धताएं। तो यदि कोमो रेगुले आप याद कर लेते हैं तो असंबद्धताओं से संबंधित प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में तो पूछा ही गया है, साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लें। इसके बाद दोस्तों अगला है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो नदी को सर्पण संरोधन से मिलाना है और एओलिन को वेंटीफैक्ट से मिलाना है। जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपरदन के द्वारा कुछ पत्थर जो होते हैं 3 खंड के बन जाते हैं,
तिकोनेदार पत्थर बन जाते हैं, उन पत्थरों को वेंटीफैक्ट्स कहा जाता है। इसी तरह से हिमनदी को हिमनद से मिलाना है और काष्ठ को उलस से मिलाना है। इस प्रकार से इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों रिया एक उदाहरण है समुद्र तटों के साथ नदी घाटियों की आंशिक जलमग्नता से। जब नदी घाटियों जो है समुद्र में जलमग्न हो जाती हैं तो ऐसे तटों को रिया तट कहा जाता है। इसी तरह से जब पर्वतीय तट समुद्र से डूब जाते हैं तो इनको डाल्मेशियन तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाल्मेशियन तट कहा जाता है। फिर है पैन प्लेन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों यदि मैं पैन प्लेन की बात करूं तो पैन प्लेन शब्द का प्रयोग C.H. क्रिकमे महोदय ने किया था, ना कि पेंक महोदय ने। तो यहां पर यह प्रश्न ही गलत है क्योंकि यहां पर C.H. क्रिकमे ऑप्शन में नहीं है। और पैन प्लेन जो है दो बाढ़ के मैदानों के आपस में मिलने से बनता है, जिसका प्रयोग C.H. क्रिकमे महोदय ने किया था। तो यहां पर आप देख लीजिए पेनी प्लेन की कॉन्सेप्ट डेविस महोदय ने, पेडी प्लेन की कॉन्सेप्ट L.C. किंग महोदय ने, तथा पैन प्लेन जो दो बाढ़ के मैदानों को मिलाने से बनता है C.H. क्रिकमे महोदय ने दिया था। इसी तरह से H प्लेन जिसको सवाना प्लेन कहा जाता है, इसका प्रतिपादन पुग एवं थॉमस महोदय ने किया था। इसके बाद दोस्तों मोना लोआ ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है। यहाँ पर ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, बहुत दीर्घ ऊंचाई वाले ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं आते हैं। यहाँ पर जो उद्भेदन होता है, फिशर इरप्शन होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है और काफ़ी चिपचिपा पदार्थ होता है। इस कारण से यहाँ पर जो है ये जो ज्वालामुखी होते हैं अधिक ऊंचाई वाले नहीं होते हैं। इसके बाद बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। चार क्वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो दोस्तों इस आंसर को भी यहाँ पर याद रखिएगा, चार क्वेस्टा एकमात्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भूकंपीय तरंग को एक सिस्मोग्राफ द्वारा सबसे अंत में दर्ज किया जाता है? तो जो एल तरंगें होती हैं सिस्मोग्राफ में एल तरंगों को सबसे बाद में दर्ज किया जाता है। आप जानते हैं भूकंप में मुख्य रूप से तीन प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। सबसे तेज होती हैं, अगर गति के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, जो उनको पी तरंगे। फिर दूसरी होती हैं यस तरंगे और तीसरी होती हैं एल तरंगे। एल तरंगे सबसे बाद में दर्ज की जाती हैं। किंतु यदि पृथ्वी के अंदर जाने की बात करें तो पी तरंगे पृथ्वी के अंतरतम तक पहुंच जाती हैं, किंतु ये ठोस, द्रव एवं गैस सभी भागों में चल सकती हैं। किंतु जो एल तरंगे हैं ये ठोस भागों में ही चलती हैं और एल तरंगों में ये नहीं चल पाती, मुड़ करके अलग हो जाती हैं। इसी तरह से एल तरंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग में उत्पन्न होती हैं और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे होती हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं तो यल तरंगे, और सबसे पहले कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं तो पी तरंगे। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मिलान कीजिए। विलयन रंध्र, काष्ठ स्थलाकृति एवं निक्षेपण, ये मिलान जो है सही नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। यहां पर देख रहे हैं, पहला है समुद्री हवा। समुद्री हवा कोझिकोड में चलती है, और दूसरा है सिरोको त्रिपोली में चलती है। वेस्टरलीज दूसरा है पेरिस में चलती है, और चिनूक एडमोंटन में चलती है। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला को पार करती है। फिर अगला प्रश्न है ओजोन परत निम्न में से किसका भाग है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में इसकी गहनता सर्वाधिक पाई जाती है। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है, जिससे पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाती है
एवं यहाँ की मानव जाति को त्वचा कैंसर से भी बचाती है। वातावरण में मानव के हिसाब से कौन सा गैसीय संयोजन सबसे अधिक अनुपात में पाया जाता है? तो इसका आंसर है आर्गन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में ओरोग्राफिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर है गंगटोक। ओरोग्राफिक मीन्स पर्वतीय वर्षा, तो ओरोग्राफिक वर्षा गंगटोक में होती है। निरपेक्ष आर्द्रता मापी जाती है ग्राम प्रति घन मीटर में। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल पर तापमान का क्षैतिज वितरण निम्न में से किस कारक से प्रभावित नहीं होता? तो इसका आंसर है क्रांतिवृत्त तिर्यकता से प्रभावित नहीं होता। अगला है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 13.5 डिग्री तक का क्षेत्र निम्न में से किसका भाग है? उष्णकटिबंध का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा कि यूनानी विद्वानों ने संपूर्ण ग्लोब को 3 भागों में बांटा है मेनली। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री और साउथ में 23.5 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र होता है इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 सही उत्तरी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र होता है इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र होता है इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसी तरह से उत्तरी गोलार्ध की बात करूं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहा जाता है इसको? शीत कटिबंध। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र होता है इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। तो यूनानी विद्वानों ने तापमान के आधार पर संपूर्ण ग्लोब को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एवं शीत कटिबंध। इसको आप याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम हवा की विशिष्ट आर्द्रता औसत समुद्र स्तर दाब और 15 डिग्री ताप पर लगभग होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 10 ग्राम होनी चाहिए। फिर अगला है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय स्थिति अवक्षेपण के लिए सही नहीं है? हवा द्रव्यमान का बढ़ता हुआ तापमान अवक्षेपण के लिए सही नहीं है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अमेरिकी जलवायु विज्ञानी C.W. थार्नथ्रेट ने वनस्पति विशेषता के आधार पर मौसम के वर्गीकरण में संशोधन किया था? तो 1948 में इन्होंने वनस्पति विशेषता के आधार पर मौसम के वर्गीकरण में संशोधन किया था। दोस्तों यहाँ पर आप जान रहे हैं, यहाँ पर एक विद्वान थे कोपेन महोदय ने विश्व की जलवायु का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। इनका कहना था कि किसी क्षेत्र की वनस्पति वहाँ की जलवायु की सत्य सूचक होती है, और नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। किसी क्षेत्र की वनस्पति वहाँ की जलवायु की सत्य सूचक होती है। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। और कोपेन महोदय के वर्गीकरण को ही थार्नथ्रेट महोदय ने संशोधन किया था। इसके बाद दोस्तों, थार्नथ्रेट की खोज के बाद निम्न में से भारत के किस भाग में मौसम के प्रकार को डी माना गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है डी जलवायु पाई जाती है। फिर अगला है, महाद्वीपीय शिल्प महासागर सतह का कितना हिस्सा होता है? तो महाद्वीपीय शिल्प जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं वो महासागर के 7% भाग पर पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इसको सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करिए। तो सैलजन को मिलाना है ज्वालामुखी विस्फोट से, दूसरा है जैव जनित को मिलाना है रेडियो लेरियंस से, और कॉस्मोजेनिस को मिलाना है अंतरिक्ष धूल से, और जल जनित को मिलाना है पानी के अवक्षेप से। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन महासागर बेड में तुलनात्मक रूप से अधिक गहराई में पाया जाता है? तो पंख सर्वाधिक गहराई पर पाया जाता है। फिर अगला है, निम्न में से किस महासागर में चैगोस खाई पाई जाती है? तो
तो हिंद महासागर में चैगोस का तट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आम पृथक अपेक्षाकृत छोटे घुमावदार चट्टान दृश्यांश जो सामान्यतः किसी लैगून या खाड़ी में पाए जाते हैं और जो रेत या समुद्री घास से घिरे होते हैं, उन्हें पैच रीफ कहा जाता है। फिर अगला है, वर्षों की संख्या के हिसाब से निम्न में से किस समुद्री जल तत्व की निवास अवधि न्यूनतम होती है? तो इसका आंसर है आयरन। फिर अगला है, समुद्री जल का पीएच मान सामान्यतः किसके बीच होता है? तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है 7.5 से 8.4 के बीच में होता है। दोस्तों पीएच मान की यदि बात करें तो जो 7 पीएच होता है, पानी का जो 7 पीएच मान होता है, ये न्यूट्रल होता है, 7 से कम अम्लीय एवं 7 से अधिक क्षारीय होता है। इसके बाद दोस्तों अगला है, ताप प्रवणता के नीचे अधिकांश गहरे समुद्री तलों में पानी का तापमान धीरे धीरे किस सीमा तक घटता है? तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान घट जाता है। फिर अगला है, सभी महासागरों के लिए औसत लवणता का आंकड़ा क्या है? तो यहाँ पर 3.5 दिया गया है। हालांकि ये दशमलव में लवणता को नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसका आंसर 3.5 सही है यहाँ पे। फिर अगला है, निम्न में से सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर यहाँ पर कौन सा है? लाल सागर। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर थोड़ा उत्तरी भाग में है, किंतु लाल सागर एक प्रकार का बंद सागर है और यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और ये कहीं ना कहीं छोटा है, बंद सागर है, तो इसलिए सर्वाधिक लवणता इसमें पाई जाती है। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री खाई मध्य अटलांटिक उभार को 2 भागों में बांटती है? तो इसका आंसर है रोमांस खाई। फिर अगला है, किसने कहा था कि भूगोल एक कोरोलॉजिकल साइंस है? तो दोस्तों भूगोल एक कोरोलॉजिकल साइंस है, इसका प्रतिपादन हेडनर महोदय ने किया था। किसने किया था? कोरोलॉजिकल साइंस का प्रतिपादन हेडनर महोदय ने किया था। तो दोस्तों कोरोलॉजिकल साइंस की यदि बात करूं तो सर्वप्रथम जो है रिश्तहोफर महोदय ने इस कॉन्सेप्ट पर कार्य किया था और रिश्तहोफर महोदय ने चीन का भूगोल लिखा था। इसके बाद इस संकल्पना को हेडनर महोदय ने आगे बढ़ाया और आगे चलकर रिचर्ड हार्टशोन महोदय ने इस परिकल्पना का विस्तृत कार्य किया, इस परिकल्पना पर विस्तृत रूप से कार्य किया है। और कोरोलॉजिकल साइंस को ही क्षेत्रीय विभेदन की परिकल्पना कहा जाता है और मुख्य रूप से यदि देखें तो हार्टशोन महोदय ने ही इस पर मुख्य रूप से कार्य किया था। तो यदि पूछा जाता है, क्रम से भी आ जाता है, पूछता है कि कोरोलॉजिकल साइंस के विकास करने वाले विद्वानों को क्रम से लगाइए, तो पहला है, यहाँ पर पहला आप लगाएंगे, पहला है रिश्तहोफर और फिर इसके बाद है हेटनर और इसके बाद लास्ट में है रिचर्ड हार्टशोन महोदय की दोस्तों 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका नाम है, एक है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये भूगोल वेत्ताओं की बाइबल कहा जाता है इसको, नेचर ऑफ ज्योग्राफी की। और नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बाद 1959 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इसका भी प्रतिपादन रिचर्ड हार्टशोन महोदय द्वारा किया गया है। और ये दोनों पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। इस प्रश्न को देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट, ये AC सिंपल महोदय की पुस्तक है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता सिंपल महोदय जो रेडजेल की शिष्या थी, इनकी पुस्तक है। इसके बाद न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इस पुस्तक का पूरा नाम है न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसका प्रतिपादन आइसा बोमैन महोदय ने किया है। इसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका प्रतिपादन E. हंटिंगटन महोदय ने लिखा है इसको। और इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका प्रतिपादन A. डिमेजन ने किया है। इसके बाद दोस्तों अगली संकल्पना है, अगला प्रश्न है, संभाव्यतावाद के उदय के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो संभाव्यतावाद के साथ इसको पॉसिबिलिज्म की कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसके साथ जो है ब्रून्स महोदय का नाम जुड़ा हुआ है। ब्रून्स महोदय फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने क्रियाशीलता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है, भूगोल में आधुनिक क्लासिकल अवधि की नींव किसने रखी? तो भूगोल में आधुनिक क्लासिकल अवधि की नींव
यहाँ पर हम्बोल्ट एवं रिटर महोदय ने लिखा है, रखी थी, लेकिन यहाँ पर वारेनिस और कांट लगा हुआ है, लेकिन हम्बोल्ट और रिटर को कहा जाता है। फिर अगला है, किसने कहा था इतिहास का अध्ययन भूगोल के रूप में और भूगोल का अध्ययन इतिहास के रूप में किया जाना चाहिए? तो हेरोडोटस महोदय ने कहा था कि इतिहास का अध्ययन भूगोल के रूप में और भूगोल का अध्ययन इतिहास के रूप में किया जाना चाहिए। हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में संपूर्ण पृथ्वी को 3 भागों में 3 महाद्वीपों में बांटा और इन महाद्वीपों के नाम थे एशिया, अफ्रीका एवं लीबिया। तो दोस्तों ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि किस भूगोलवेत्ता ने, किस विद्वान ने संपूर्ण महाद्वीपों को 3 महाद्वीपों के रूप में बांटा है, जिनका नाम है एशिया, अफ्रीका एवं लीबिया? तो ये थे हेरोडोटस महोदय। हेरोडोटस महोदय ने मिस्र को नील नदी की देन कहा है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। फिर है, एराटोस्थनीज किस विचारधारा से संबंधित है? तो एराटोस्थनीज ग्रीक विचारधारा से संबंधित है। फिर अगला है, निम्न में से किस भारतीय भूगोलवेत्ता ने ज्योग्राफी ऑफ पुरानास नामक पुस्तक लिखी थी? तो S.M. अली महोदय ने ज्योग्राफी ऑफ पुरानास पुस्तक लिखी थी। यूजीसी में 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। साथ ही साथ 2016 का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो उत्तर प्रदेश में जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था ज्योग्राफी ऑफ पुरानास के लेखक कौन है? तो S.M. अली। फिर अगला है, क्राउडेड अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखा? तो प्रणव गुप्ता ने। फिर है, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के संस्थापक जॉन मैकेंडर महोदय को जाना जाता है। इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली है ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था। दूसरी है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, इसका प्रतिपादन 1919 में हुआ था। और तीसरी है दी राउंड वर्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस, इसका प्रतिपादन 1943 में हुआ था प्रकाशन। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हार्टलैंड थ्योरी का प्रतिपादन इन्होंने किस पुस्तक में किया था और कब किया था? तो मैकेंडर महोदय ने हार्टलैंड थ्योरी का प्रतिपादन डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी पुस्तक में 1919 में किया था। इनका कहना था जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वो विश्वद्वीप पर शासन करेगा, जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वो हार्टलैंड पर शासन करेगा, और जो हार्टलैंड पर शासन करेगा वो संपूर्ण विश्व के भाग का फैसला करेगा, संपूर्ण विश्व पर राज्य करेगा। इसके बाद दोस्तों रिचर्ड हार्टशोन द्वारा दिए गए क्षेत्रीय विभेदन के आधुनिक भूविज्ञान के सिद्धांत को किसके साथ दिए गए तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर हेडनर। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो कोरोलॉजिकल साइंस है इसी को एरियल डिफरेंटेशन कहा जाता है, क्षेत्रीय विभिन्नीकरण की संकल्पना कहा जाता है, और हेडनर की संकल्पना को ही रिचर्ड हार्टशोन द्वारा आगे बढ़ाया गया था। पृथ्वी पर शुरुआती मानव के होने का अनुमान निम्न में से किस भूवैज्ञानिक समय का है? तो प्लीस्टोसीन हिमकाल के समय का है। फिर अगला है, शब्द रेस निम्न में से किसका संकेत है? तो रेस शब्द नस्ल का संकेत है। फिर अगला है, निग्रोइड लोगों की नासिका सूचकांक आमतौर पर है? तो 85%। दोस्तों नासिका सूचकांक नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई में गुण 1000 का गुणा कर देते हैं तो नासिका सूचकांक निकल आता है। नासिका सूचकांक के आधार पर 3 प्रकार से प्रजातियों को बांटा जाता है। 70 से कम नासिका सूचकांक को तनुनासा कहा जाता है और ऐसा नासा काके साइड का होता है, और 70 से 84.9 नासिका सूचकांक वालों को मध्यम नासा वाले कहा जाता है और मंगोलाइड में मध्यम नासा पाया जाता है, और 85 से अधिक नासिका सूचकांक को चिपटा नाक कहा जाता है और ये निग्रोइड लोगों में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, ग्रिफिथ टेलर ने मानव जाति की कितनी मुख्य प्रजातियों की पहचान की है? दोस्तों इसका आंसर है 5। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने स्ट्रेटा जोन थ्योरी महोदय का प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया था कि संपूर्ण प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है और जो प्रजाति पहले उत्पन्न हुई है वो मध्य एशिया से उतनी ही दूर हो गई है और सबसे लास्ट वाली प्रजाति मध्य एशिया पर ही रह गई है। तो स्ट्रेटा जोन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर B.S. गुहा के अनुसार अर्मेनोइड उपसमूह निम्न में से किस भारतीय जाति वर्गीकरण से संबंधित है? तो इसका आंसर है पश्चिमी ब्रासचेफेलस।
फिर अगला है ईसा मसीह के जन्म के समय वैश्विक मानव जनसंख्या का अनुमान था 300 मिलियन। कितना था? 300 मिलियन। फिर अगला है आधुनिक काल में जनसंख्या का तेजी से विकास किस वर्ष के बाद शुरू हुआ? तो आधुनिक काल में जनसंख्या का विकास 1750 के बाद तेजी से शुरू हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाया करता है कि सर्वप्रथम जनसंख्या कब दुगनी हुई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1650 में जनसंख्या 50 करोड़ थी, जो 1850 में बढ़ करके 100 करोड़ हो गई थी। तो इस प्रकार से पहली बार 1850 में जनसंख्या दुगनी हुई थी, 50 करोड़ से 100 करोड़ हो गई थी, और इस जनसंख्या को दुगनी होने में 200 वर्षों का समय लगा था। इसके बाद दोस्तों 1850 के बाद 1930 में जनसंख्या फिर दुगनी हो गई थी और 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गई थी। इस जनसंख्या को दुगनी होने में 80 वर्षों का समय लगा था। इसके बाद 1930 के बाद 1975 में 200 करोड़ से जनसंख्या 400 करोड़ हो गई और 45 वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो गई। 1975 में 400 करोड़ थी और 2011 में 700 करोड़ हो गई। इस प्रकार से 36 वर्षों में, मात्र 36 वर्षों में 300 करोड़ की वृद्धि हो गई। इस प्रकार से दोस्तों पहली बार जनसंख्या 1850 में दुगनी हुई थी, इसके बाद 1930 में और फिर 1975 में। ये आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? रुवाला जनजाति और मध्य एशिया, क्योंकि रुवाला जनजाति मध्य एशिया में नहीं पाई जाती। फिर अगला, जनसंख्या के नवीनतम आकलन के अनुसार एशिया की आबादी दुनिया का कितना भाग है? एशिया की आबादी दुनिया का 60% भाग है। फिर अगला है, निम्न में से किस वजह से जनसांख्यिकी अंश में गिरावट आती है? निर्भरता अनुपात को बढ़ावा देने से। फिर अगला है, यूनेस्को 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की साक्षरता दर दुनिया की औसत साक्षरता से 86.3% नीचे है? तो इसका आंसर है भारत। फिर अगला है, हार्टलैंड सिद्धांत बताता है भू सत्ता और सामुद्रिक सत्ता के बीच संघर्ष। एटी महान महोदय ने समुद्री सिद्धांत दिया था। इसके बाद जो है मैकेंडर महोदय ने हार्टलैंड थ्योरी दिया और इन्होंने भू क्षेत्र पर अधिकार करने की बात कही, की बात कही थी। फिर इसके बाद दोस्तों, वायु सत्ता पर आधारित भू राजनीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वायु सत्ता पर आधारित भू राजनीति का सिद्धांत सेवेरस्की महोदय ने प्रतिपादित किया था। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसका नाम था एयर पावर के टू सर्वाइवल, और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसका नाम था विक्ट्री टू एयर पावर। तो इन दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकों को याद रखिएगा। यहाँ पर सेवेरस्की महोदय ने कहा था, इसके पहले जो सिद्धांत थे उनका कहना था कि जो समुद्र पर अधिकार करेगा वो संपूर्ण विश्व पर राज्य करेगा। इसके बाद मैकेंडर महोदय ने कहा कि जो संपूर्ण स्थल पर जो है हार्टलैंड पर जो कब्जा करेगा, जो वो संपूर्ण विश्व पर कब्जा करेगा। तो इनका जो सिद्धांत है स्थल शक्ति का सिद्धांत था और महान का वायु जल शक्ति का सिद्धांत था। किंतु इसके बाद जो है सेवेरस्की महोदय ने अपने वायु शक्ति के सिद्धांत के द्वारा इन दोनों सिद्धांतों को झूठा करार दिया। इन्होंने कहा एयर पावर के टू सर्वाइवल, विक्ट्री टू एयर पावर, और इन्होंने कहा था कि सिविलियन मोरल विल बी स्कैटर्ड बाय हैवी बम्बारमेंट ऑन सेंटर ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या केंद्रों पर भयंकर बमबारी करके शत्रु देश की जनता का मनोबल तोड़ा जा सकता है। अब जो है युद्ध पानी में और स्थल में नहीं होंगे, बल्कि युद्ध आकाश पर लड़े जाएंगे, और जो देश आकाश पर अधिकार करेगा वो संपूर्ण विश्व पर राज्य करेगा, संपूर्ण विश्व के राज्य उसके हाथों पर होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पाइकमैन महोदय ने रिमलैंड थ्योरी का प्रतिपादन किया था, और इन्होंने जो है शांति का भूगोल पुस्तक का प्रतिपादन भी 1944 में किया था। ज्योग्राफी ऑफ पीस 1944 में इन्होंने लिखा था। अब कार्ल हाउस सोफर की यदि बात की जाए तो इन्होंने जो है राजनीतिक भूगोल में इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इन्होंने भी जैविक जो रेडजेल ने ऑर्गेनिक थ्योरी दी थी, ऑर्गेनिक थ्योरी को भी इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। फिर इसके बाद भारत और चीन के मध्य मैक मोहन रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 900 किलोमीटर।
इसके बाद निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती? तो नागालैंड। फिर अगला है फाकलैंड निम्न में से किस देश का उपनिवेश है? तो फाकलैंड द्वीप यूके का उपनिवेश है। फिर अगला है निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो स्वाजीलैंड स्थलरुद्ध देश है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 1985 में हुई थी। निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ये जो ब्रिक्स शब्द है इसमें 5 देश शामिल हैं। यहाँ पर बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में शामिल हो गया था। पहले इस संगठन का नाम ब्रिक था। फिर दोस्तों इसको यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला सार्क को थाईलैंड से मिलाना है, ब्रिक्स को दक्षिण अफ्रीका से मिलाना है और फिर नाटो को जो है टर्की से मिलाना है और ओपेक जो है ईरान से मिला देना है। इस प्रकार से इसका आंसर पहला सही है। फिर अगला निम्न में से यूएसए का कौन सा राज्य कपास क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर है व्योमिंग राज्य कपास क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। फिर अगला है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करिए। यहाँ पर है मक्का उत्पादक देश 2015 और इसका क्रम है। तो दोस्तों ये 2015 के अनुसार ये प्रश्न दिया हुआ है और इसको आप जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख करके ही जाइएगा और घटना चक्र की आर्थिकी पढ़ लीजिएगा इसके लिए। फिर अगला है 2015 में निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश था? तो 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत था और वर्तमान समय में भी दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत ही है। और अगर भारत के बाद यदि बात करें तो भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है और दूसरे नंबर पर राजस्थान का स्थान आता है। निम्न में से कहां पर पिग आयरन उत्पादन इकाई स्थापित करना अधिक किफायती होगा? मैग्नेटाइट खनन क्षेत्र में ये इकाई स्थापित करना अधिक फायदेमंद होगा। इसके बाद दोस्तों 2015 के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से कौन 2014 में दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक था? तो इसका आंसर गयाना था, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस आंसर को आप अच्छी प्रकार से देख करके जाइएगा। फिर अगला है इसको मिलान करना है। सऊदी अरब को 5 से मिलाना है, अब कैक से मिलाना है। फिर वेनेजुएला 2 को तीसरे से मिलाना है, मस्जिद ए सुलेमान तेल क्षेत्र है। और इसके बाद ईरान को मिलाना है, तीसरे को 4 से मिलाना है, मस्जिद ए सुलेमान। फिर इसके बाद चौथे को 2 से मिलाना है, इराक किरकुक तेल क्षेत्र इराक में पाया जाता है। इसके बाद 5वें को 1 से मिलाना है, रमन तेल क्षेत्र टर्की में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों यूएसए के निम्नलिखित शहरों में से कौन स्टेनलेस स्टील केंद्र नहीं है? तो प्लायमाउथ स्टेनलेस स्टील केंद्र नहीं है। यूएसए के निम्नलिखित शहरों में से कौन जहाज निर्माण का केंद्र नहीं है? तो कोलंबस जहाज निर्माण का केंद्र नहीं है। ब्रुकलिन, फिलाडेल्फिया और ह्यूस्टन और वह सेलिसबरी ये जहाज निर्माण के मुख्य केंद्र हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बांध दिए गए हैं और किस देश में कौन सा बांध स्थित है इनका मिलान करना है। तो 3 गार्जेज बांध चीन में स्थित है, गुरी बांध वेनेजुएला में स्थित है, क्रास्नोयार्स्क बांध रूस में स्थित है, चर्चिल जलप्रपात कनाडा में स्थित है और 5वां नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में स्थित है। तो दोस्तों इसको अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। ये पीजीटी उत्तर प्रदेश में जो पीजीटी 2016 का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन के पठार का भाग नहीं है? तो जिला ललितपुर दक्कन के पठार का भाग नहीं है। मैसूर, वारंगल, नागपुर एवं कोयम्बटूर ये दक्कन के पठार के भाग हैं। इसके बाद निम्नलिखित नदियों की ड्रेनेज प्रणालियों में से अध्यारोपित ड्रेनेज की पहचान कीजिए। तो नर्मदा नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर MLS के बीच होती है। इसके बाद
पश्चिम जेट का हिमालय के उत्तर की ओर स्थानांतरण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है तिब्बती पठार के गर्म होने पर। इसके बाद दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान उत्तर भारत में वर्षा के अवरोही क्रम को ठीक ठीक दर्शाता है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिम बंगाल में होती है, फिर झारखंड में होती है और फिर उत्तर प्रदेश में होती है। अगर वर्षा के वितरण को आप देखें दोस्तों, तो ये मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है, ठीक है। तो जो वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से होने वाली जो वर्षा होती है, तो यहाँ पर जो पूर्वी भाग में राज्य पड़ते हैं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में वर्षा ज़्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो पहले पश्चिम बंगाल पड़ेगा, फिर झारखंड पड़ेगा, फिर उत्तर प्रदेश पड़ेगा। इस प्रकार से इसका आंसर ये सही है। इसके बाद दोस्तों अगला है, छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणी बेसिन में कितने वाटरशेड हैं? तो इसका आंसर है 6। इसके बाद दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। नदी घाटियां हैं और छत्तीसगढ़ के किस जिले में कौन सी नदी घाटी है? तो जो महानदी जो घाटी है, इसका आंसर है रायपुर। गोदावरी घाटी, इसका आंसर है बीजापुर। और जो गंगा घाटी है, इसका आंसर है अंबिकापुर। एवं ब्राह्मणी घाटी जसपुर में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों, पी सेनगुप्ता ने भारत को कितने समष्टि अर्थशास्त्र नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया था? तो पी सेनगुप्ता ने 7 नियोजन प्रदेशों में भारत को बांटा था। यहाँ पर नियोजन प्रदेश की बात की गई है, तो प्रोफेसर आरपी मिश्रा एवं के सुंदरम महोदय ने भारत को 13 नियोजन प्रदेशों में बांटा था। इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। और जो प्रेराक्ष महोदय ने जो 1955 में ग्रोथ पोल थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को भारतीय संदर्भ में उतारने का प्रयास के.वी. सुंदरम एवं आर.पी. मिश्रा द्वारा किया गया था। इसके बाद दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों के लिए वित्तीय आवंटन लगभग था, कितना था? 8%। ठीक है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। यहाँ पर है नेबरहुड परियोजना C.A. पेरी महोदय की है, और गार्डन सिटी एवेंजर हावर्ड महोदय की है, और रेड बर्न लेआउट की परिकल्पना हेनरी राइट महोदय की है, और ब्रॉड एकर सिटी की परिकल्पना फ्रैंक लॉयल राइट महोदय की है। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत का सामान्य समय 10 जून से 15 जून के बीच में होता है। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। इसमें कोयला को झिलमिली से मिलाना है, लोहा को दूसरे नंबर को रावघाट से मिलाना है, और तीसरे टिन को मिलाना है नरेली से मिलाना है, नेरली से, और एल्युमिनियम को जमीर पट से मिलाना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। भारतीय मृदा और इनका पीएच रेंज कितना है? तो ग्रे और जो भूरी मृदा है, इसको 3 से मिलाना है। इसका पीएच 7.6 से 8.5 के बीच में होता है। इसी तरह से दूसरा जो काली मिट्टी है, इसका पीएच 6.5 से 8.4 के बीच में होता है। लाल मिट्टी का जो पीएच होता है 5.5 से 7.5 के बीच में होता है। और जो लेटराइट मिट्टी है, इसका पीएच 5.5 से कम होता है। इसके बाद दोस्तों, निम्न में से कौन सा पहलू भारतीय किसानों के लाभ हेतु अनुकूल है? तो फसल बीमा की सुविधा भारतीय किसानों के लाभ हेतु अनुकूल है। इंद्रावती निम्न में से किस ड्रेनेज प्रणाली की प्रमुख उपनदियों में से एक है? तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार में प्रवाहित होने वाली नदी है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। फिर अगला है, औसत समुद्र तल से छत्तीसगढ़ के मैदान की ऊंचाई कितनी है? तो औसत समुद्र तल से छत्तीसगढ़ के मैदान की ऊंचाई 250 से 330 मीटर है। फिर अगला है, भारत की जनगणना 2011 के रिकॉर्ड के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% या उससे अधिक है? तो इसका आंसर है 7 जिलों की आबादी 50% या उससे अधिक है। फिर अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% से 50% के बीच है? तो इसका आंसर है 6 जिले। फिर अगला है,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनजातियों की जनसंख्या के आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो गोंड, उराव और भत्रा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सेज का नाम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रकार। जो कांदला सेज है, कांदला सेज पहला का तीसरा है, बहु उत्पाद के लिए है। और मणि कंचन पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये रत्न एवं आभूषण के लिए है। और जो नोकिया तमिलनाडु है, ये दूर संचार उपकरण के लिए है। और मुरादाबाद का जो यूपी सिटी है, मुरादाबाद जो यूपी का शहर है, वो हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है, सरायकेला में खनन कार्य शुरू करने के लिए सिंह भूमि कापर कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सिंह भूमि कापर कंपनी का गठन 1857 में किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। खेतड़ी राजस्थान में है, मलाज खंड मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो दूसरा का चौथा छत्तीसगढ़ में लगाना है। और तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र में है। और इंडियन कॉपर प्रोजेक्ट चौथा का 2 झारखंड में है। तो अगला प्रश्न है, भारत में एल्युमिनियम का उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो भारत में एल्युमिनियम का उत्पादन 1938 से शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये थे भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें उम्मीद है ये प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में, साथ ही साथ भूगोल से संबंधित होने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।